So see, this is a question. Explain the inference drawn from. Will they make them sing in German, even the pigeons? इसका आंसर क्या है? This line shows how deep the fear and sadness were about losing their language. उन लोगों को कितना दुख हो रहा है कि उनकी लैंग्वेज उनके हाथ से छूट रही है. It expresses the idea that the new rulers might try to control everything, even nature. ऐसा लगता है इससे एक एक्सप्रेशन आता है कि क्या ये नेचर को भी कंट्रोल करेंगे. हम सबको तो इन्होंने कह दिया कि अब नहीं सिर्फ जर्मन होगी, फ्रेंच नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या नेचर पे भी कंट्रोल कर लेंगे. It reflects the pain of being forced to give up one's identity. तो इससे ये एक रिफ्लेक्शन आता है कि इस पेन को हम, पेन झलक रहा है उसकी इस बात से कि अपनी आइडेंटिटी जब किसी को फोर्सफुली लूज़ करवाई जाती है, फोर्सफुली लूज़ करवाई जाती है, तो उसको कितना अफसोस होता है, कितना दुख होता है, कितनी घुटन होती है, कितनी तकलीफ़ होती है. तो इसीलिए उसने उसको उस पिजन्स की तरफ भी ऐसा बोला कि क्या इनको भी बोल देंगे ये कि पिजन्स तुम अब जर्मन में कू करोगे. तो पेन है उसका. खैर आगे बढ़ते हैं. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो जब भी वो लिखते लिखते अपनी एक नेचुरली नज़र उठती थी उसकी, तो वो देखता था कि टीचर बिल्कुल मोशनलेस बैठे अपनी चेयर में. दैट मीन्स बिल्कुल भी हिलना डुलना कुछ नहीं, बस कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं कि किसी एक चीज़ को बहुत देर तक देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ को बड़ी देर तक देख रहे हैं, एज इफ वो उन पिक्चर्स को कैप्चर करके, उन मेमोरीज को कैप्चर करके अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं. कैसा है, मतलब अपने माइंड में फिक्स करना है कि कैसा लग रहा है. सो वेन एवर ही पिक्ड अप हिज फेस, मतलब सॉरी लिफ्टेड अप हिज फेस और आईज, वो देखता था कि वो गेज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को देख रहे हैं, फिर बाद में दूसरी चीज़ को. मतलब उसने ये कहा कि, और डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा होगा कि वो उन मेमोरीज़ को लास्ट टाइम देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है उनको उन सब चीज़ों को देखने में, इसलिए इतनी देर तक देख रहे हैं. फैंसी. फॉर 40 years he had been there in the same place. मतलब सोचिए कैसा फील हो रहा होगा. 40 years तक वो उसी जगह पर थे. कहते हैं ना कि ईंटों से, दीवारों से, सब चीज़ से प्यार हो जाता है जब हम कहीं रहते हैं. हमसे अपना घर नहीं छोड़ा जाता, वो जगह नहीं छोड़ी जाती, प्यार हो जाता है हर उस चीज़ से. तो यहाँ पर भी ही इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दी थॉट कि उसे वो जगह छोड़कर जानी है. तो 40 years से वो वहाँ पर थे, विद इज एक ही जैसा सब कुछ, विद इज गार्डन आउटसाइड, द विंडो एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. हमेशा से वो गार्डन बाहर और सामने क्लास, ऐसा ही रहा है. Only the desks and benches had been worn smooth. जो डेस्क और बेंचेस थी वो समय के साथ धीरे धीरे स्मूथ होती जा रही थी. मतलब वुडन है तो वो के साथ साथ स्मूथ हो गई थी, इतना चेंज हुआ था. और the walnut trees in the garden were taller. जो walnut trees थे गार्डन में वो थोड़े से लंबे हो गए. डेफिनेटली टाइम गुजरता गया, वो बड़े हो गए. And the hop vine that he had planted himself, एक hop vine थी जो उन्होंने खुद लगाई थी, had twined about the windows to the roof. वो भी थोड़ी बड़ी होके twine करके चढ़ गई थी बेल. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. उसको दया आ रही है कि इनका कितना दिल टूट रहा होगा, ये सब कुछ छोड़कर जाना है. तो देखिए जो लोग वहाँ पर हैं इस वक्त वो तो सब वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन स्पेशली क्योंकि वो फ्रेंच टीचर हैं तो उन्हें तो वहाँ से जाना ही पड़ेगा. ये भी एक बहुत बड़ा दुख है उनके लिए, that he has to leave that place. Then again he was listening the sound. अब वहाँ पे ऊपर से आवाज़ आ रही है. His sister moving out into the room above. ऊपर के फ्लोर पर उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही है, उन्हें वो आवाज़ आ रही है, उसको सुन के भी बड़ा दिल टूट रहा होगा. पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनकी पैकिंग हो रही है क्योंकि अब उन्हें जाना है. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. उन्हें अगले दिन उसके कंट्री से चले जाना है, अब वो कंट्री उनकी नहीं है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन फिर भी उसके अंदर ये करेज था कि हर लेसन को वो एंड तक सुने. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. अब ग्रामर हो गया, राइटिंग हो गई, अब हिस्ट्री. एंड देन द बेबीज चैंटेड. अब कुछ बोलना है उन्हें तो चैंटेड देयर बा बेबी बो बू. जैसे हम इंग्लिश में ए बी सी डी ई करते हैं, ऐसे ही फ्रेंच में ये उनके लेटर्स होते हैं. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स. और पीछे वहाँ पर ओल्ड हॉजर बैठा है स्पेक्टेकल्स के साथ, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. वो भी उनके साथ वो लेटर्स बोल रहे हैं. You could see
that he too was crying. पता चल रहा था, वो पीछे बैठे हैं पर पता चल रहा था कि वो रो रहे हैं. कैसे पता चल रहा था? His voice trembled with emotion. उनकी वॉइस भरभरा रही थी, मतलब काँप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी इमोशन के साथ. आपने देखा होगा जब हमें रोना आ रहा होता है तो हम बोल नहीं पाते हैं, गला भर जाता है या गला रुंध जाता है बोलते हैं, सेम थिंग. तो वो उनको बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, रोना सा आ रहा है, तो आवाज़ कैसे कर रही है? ट्रेम्बल कर रही है. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. देखिए ये एक मिक्सड फीलिंग का ही कहलाएगी कि हम सब हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे. हंसना क्यों चाह रहे थे? वो आवाज़ ही ऐसी थी. छोटे बच्चों को तो हर बात पे हंसी आ जाती है ना, वो छोटे बच्चे हैं. अब उन्हें हंसी तो आ रही है लेकिन रोना भी आ रहा है, क्योंकि जिस इमोशन की वजह से उनको रोना आ रहा है, पीछे विलेजर्स को, उसी इमोशन की वजह से उन्हें भी रोना आ रहा है. तो कोई हम देखते हैं कि कोई दुख में रो रहा है तो अक्सर हमें भी साथ में रोना आ ही जाता है, और वो दुख हमें भी है जब साथ में, तब तो फिर डेफिनेटली रोना आएगा ही आएगा. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. कह रहा है कि कितना अच्छे से मुझे याद है मेरा वो लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अब क्या हुआ? 12 बज गए. अब कई सारी चीज़ें होंगी एक साथ. देन द एंजलिस. एंजलिस चर्च में बोले जाने वाली या गाए जाने वाली वो प्रेयर है जो 12 बजे गाई जाती है. सो नाउ इट इज़ 12, सो इट्स टाइम फॉर एंजलिस. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ें आ रही हैं, वो ड्रिल से रिटर्न हो रहे हैं. जो सुबह उसने कहा था ना ड्रिलिंग हो रही है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, साउंडेड अंडर आर विंडोज़. विंडोज़ के नीचे से वो जाते हुए सुनाई दे रहे हैं. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल. अब एम हैमल एकदम से खड़े हो जाते हैं क्योंकि स्कूल टाइम इज़ ओवर नाउ. छोटे बच्चों का स्कूल है, 12 बजे ओवर हो जाता है. इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टायर्ड. ऐसे बिल्कुल मतलब स्टिफ से खड़े हुए, इस तरीके से खड़े हुए उन्हें कभी नहीं देखा हमने. माई फ्रेंड्स सेड ही. आए, थोड़ा रुके, कांपी आवाज़, फिर आए पर बोल नहीं पाए क्योंकि डेफिनेटली उनको भी रोना आ रहा है. उन्होंने बोलना स्टार्ट किया माई फ्रेंड्स, फिर कोशिश करी आए आए, ये डैश, ये लाइन्स रिप्रेजेंट करिए रुकना कर रुकना, बोले बट समथिंग चोक्ड हिम. उनका गला एकदम चोक हो गया, उनसे नहीं बोला जा रहा. ही कुड नॉट गो ऑन, इससे आगे उनसे बोला ही नहीं गया. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could, Viva France. तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने बेस्ट ऑप्शन क्या समझा, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ, माइट मीन स्ट्रेंथ, और बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिखा वाइवा फ्रांस. इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस. मतलब वो दुआ दे रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि फ्रांस खूब लंबे समय तक जिए. लॉन्ग लिव फ्रांस. सो नाउ हियर कम्स द एंड, लास्ट लाइन. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. और फिर वो एकदम से लिखने के बाद वाइव लव फ्रांस, वो एकदम लीन कर गए वॉल पर. एंड अब विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर, मतलब हाथ से इशारा किया या सिग्नल दिया, टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. ये वो बोले नहीं है, सिर्फ एक जेस्चर किया है, एज इफ बोल नहीं पा रहे थे, लिख दिया था बोर्ड पर तो उन्होंने इशारा कर दिया, स्कूल इज ओवर, नाउ यू मे गो. बिकॉज ही इज नॉट इन द स्टेट टू स्पीक. वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनका गला बिल्कुल चोक हो चुका है, रोने वाली कंडीशन आ गई है. अब तो बिल्कुल ही 12 बजे तो पता चल गया, अब तो ये बस लास्ट मोमेंट का कनेक्शन है. अब ये बच्चे गए, अब हमेशा के लिए संबंध टूटा और अब मुझे छोड़कर जाना है इस कंट्री को. सो ही वॉज वेरी वेरी इमोशनल एट द एंड, सो ही कुड नॉट स्पीक. एंड यू ऑलवेज नो दैट हम कुछ बोलना चाह रहे हैं पर हमें रोना आ रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है उस सिचुएशन में बोल पाना, अपनी बात को कह पाना. वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बस सिर्फ दुखी थे और बहुत ज़्यादा से स्टेट ऑफ डिस्पेयर में थे, इसलिए कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, बस हाथ से इशारा किया कि अब आप लोग जाइए. सो दैट वाज द कंप्लीट लेसन. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो पूरा लेसन पढ़ने के बाद ही समझ आ सकते थे, इसीलिए मैंने आपके लिए उन्हें बीच में ऐड नहीं किया.